हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 51 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 111 नंबर से शुरू होगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी है पांड्य। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा, कदम। कदम जो राजवंश है उसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चेर और चोल और पांड्य जो तीनों हैं, इनका उल्लेख क्या है? संगम साहित्य में मिलता है। इसका उल्लेख नहीं है कदम का, बाकी का सबका है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए एक बार। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्ण नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आगे चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात है, ये बताना है। ऑप्शन ए है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, ऑप्शन बी है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र जो है उरैयूर है। उरैयूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसको याद रखिएगा, कपास। ठीक है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी वरायम नाम से प्रसिद्ध है। इसके दो नाम है, जो उरैयूर है इसके दो नाम है, कारी और वरायम, इसको भी याद करिएगा। संगम साहित्य में उरैयूर कपास एवं सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। कपास और जो सूती वस्त्र है उसके बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उरैयूर जो है प्रसिद्ध था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है भास। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी जाएगा। मुद्रा राक्षस जो संबंधित है इसके लेखक जो हैं वो विशाख दत्त हैं। ऑप्शन बी आप सही कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। तो मुद्रा जो राक्षस है पुस्तक है उस पर टीका किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं ढूंढी राज, ये याद रखिएगा। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। और इसमें किसका जिक्र मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र मिलता है। अधिकांश प्रकाश उन्हीं पे है, मुख्यतः उन्हीं पे लिखी गई पुस्तक है। आगे चलते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन है आपका। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? कल्लड़, बिल्लड़, जनायक, चंद्रबरदाई। तो आंसर आपका हो जाएगा डी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों के जो लेखक हैं दोस्तों वह चंद्रबरदाई हैं। दोस्तों, आप इसके नीचे देख लीजिए कि हर में क्वेश्चन में आपको जो सन है वो मिल जाएगा कि किस सन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं।
चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की। आगे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्रसावदत्ता के लेखक हैं। स्वप्रसावदत्ता के लेखक हैं। स्वप्रसावंश दत्ता, वह दत्ता के लेखक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। तो 115 का जो आंसर है वो आपका जाएगा बी के साथ। ये भास की रचना है। स्व जो प्रवास व दत्ता जो है पुस्तक है उसके लेखक जो हैं भास हैं, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं। महाकवि भास के नाम से 13 जो नाटक हैं वो उपलब्ध हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के जो नाम है वो उसमें जैसे ये नाम आपको दिया है, प्रतिज्ञा, योग धनरायण, स्वप्रसावदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोचक, करभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक एवं चारुदत्ता। चारुदत्ता को तो बार बार पूछा गया है कि किसका नाटक है, तो ये महाकवि जो भास है उनका है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, 1-2 बार नोट कर लीजिएगा। आँख से दिखा रहेगा तो जरूर आप ऑप्शन सही कर लेंगे। आगे चलते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर सभी लोग को मालूम होगा, कालिदास। आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास ने कुमार संभवम की रचना की थी। व्याख्या देख लीजिए आप। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, जिनमें प्राकृतिक चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। तो जो कुमार संभवम है उसमें कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग है। और किस चीज़ का जिक्र है? तो इसमें प्राकृतिक चित्रण किया गया है और कार्तिकेय की जन्म की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है। और कालिदास की अन्य रचनाओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने 3 जो है नाटक लिखा है। कितने नाटक लिखे हैं? 3 लिखे हैं। उनमें जो मुख्य है अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशी है, इसके बाद मालविकाग्निमित्रम है। तो ये 3 है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और इसके बाद मालविकाग्निमित्रम है। इस नाटक को, ये सब नाटक हैं तो इसको याद रखिएगा। 2 महाकाव्य हैं जिसमें रघुवंशम है और कुमार संभवम है। 2 खंड काव्य है जिसमें मेघदूत आता है और ऋतु संहार आता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है आपका। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन जो व्यापारिक मार्गों पर मौन है वो कौन सा साहित्य है, ये आपको बताना है। तो संगम साहित्य, मिलिंद पन्नो, जातक कहानियाँ, उपयुक्त सभी। तो 117 का जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका बी सही हो जाएगा। मिलिंद जो पन्नो है वो जो भारत में प्राचीन व्यापारिक मार्ग हैं उस पर मौन है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। बाकी में सब में व्यापारिक मार्गों के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र है। व्याख्या देख लीजिए। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नो में नागसेन एवं हिंद एवं शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं किया गया है। तो पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु और जो नागसेन द्वारा, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है मिलिंद पन्नो। और किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें नागसेन एवं हिंद के जो यवन शासक मेनांडर हैं उनके बीच जो वार्तालाप हुआ है उसी का वर्णन किया गया है मिलिंद पन्नो में। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ए बारभट्ट, सी ए विष्णुगुप्त, डी ए परिमल गुप्त।
तो आंसर आपका जाएगा वारभट्ट के साथ। बाणभट्ट ने, जो बाणभट्ट हैं, उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। व्याख्या देख लीजिए। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वारभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए, इसको बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। जो चोल काल है वो किसके लिए प्रसिद्ध था ये बताना है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, ऑप्शन सी है श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। जो विलेज असेंबली है, ग्राम पंचायत है, उसके लिए जो चोल प्रशासन है वह प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। इसका ए वाला क्वेश्चन बार बार हर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में कभी ना कभी जरूर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। जो ग्राम पंचायत है वह चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का वर्णन विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो उत्तर मेरू से को अभिलेख प्राप्त है, वहाँ से जो अभिलेख है उस उत्तर मेरू अभिलेख में ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो इसको नोट कर चलिएगा। आगे देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका, और आप देखेंगे इसको तो ये आपका पूछा गया 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। व्याख्या देखिए। क्वेश्चन देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है सोलंकी, ऑप्शन डी है परमार, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा, चोल हो जाएगा दोस्तों। चोल जो था, चोल साम्राज्य वो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ऊपर भी हमने इसी क्वेश्चन पर जिक्र किया था। आगे चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? जो दक्षिण भारत के मंदिर थे उनके जो आकर्षण द्वार होते थे प्राचीन काल में वो क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए है शिखर, ऑप्शन बी है गोपुरम, ऑप्शन डी सी है देवालय, ऑप्शन डी है मंडपम, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये देखिए 2017 में पूछा गया है। तो 121 का जो आंसर है दोस्तों बी सही हो जाएगा। गोपुरम के नाम से जाना जाता था। जो दरवाजे होते थे वो मंदिरों के, वो किस नाम से जाने जाते थे? गोपुरम नाम से जाने जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? तो गोपुरम कहलाते थे। इसको याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। जो पांड्य हैं, चोल हैं, उनके जो शासनकाल में द्रविड़ शैली का जो है व्यापक विकास हुआ, पनपा। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके जो प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता
मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। जो चोल काल की जो वास्तुकला की जो प्रमुख जो विशेषता है वो मंदिर नहीं बल्कि क्या है, अपितु गोपुरम है, वो द्वार है। तो आंसर आपका 20 सही था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 11 टोटल क्वेश्चन और उनके व्याख्या। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे दोस्त आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और सदा खुश रहें। दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।